हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में बीए फाइनल के इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में संसाधन संरक्षण के नियम पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के बारे में विगत क्लास में भी अपन ने अध्ययन किया था। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, इसके संरक्षण के लिए कौन कौन से ऐसे नियम अपनाने चाहिए ताकि संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हैं, ये वर्तमान में इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जो आवश्यकताएं हैं, उसका जो संसाधन है उनके द्वारा पूर्ति लंबे समय तक हो पाना मुश्किल है। इसीलिए जो संसाधन है उसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। यदि संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय के अंदर बहुत सारे संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है, जिससे मानव बहुत प्रकार की वस्तुएं, जो मूल्यवान वस्तुएं बनाता है, वो समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए ये संसाधन संरक्षण का जो सिद्धांत है वो इसीलिए आया है कि इस बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक जो संसाधनों का दोहन हो रहा है, इनसे कुछ आने वाले समय के अंदर, फ्यूचर के अंदर बहुत सारे संसाधन समाप्ति की ओर होंगे और वर्तमान समय के अंदर इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनका संरक्षण करना बहुत अति आवश्यक है। संसाधन संरक्षण के बहुत सारे अपन ने नियम भी पढ़े हैं, 7-8 नियम पढ़े हैं। उनमें से राष्ट्रीय संसाधन का नियोजन है कि जो राष्ट्रीय संसाधन है उनका नियोजन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, राष्ट्रीय निर्भरता, प्रादेशिक निर्भरता आएगी, क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता आएगी। कोई भी राष्ट्र है वो ये दावा नहीं कर सकता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे खनिज संसाधन है या ऊर्जा संसाधन है या अन्य जो संसाधन है आध्यात्मिक वगैरह, इन संसाधनों का संपूर्ण जितनी मानव की आवश्यकता है सभी का उत्पादन उस देश में होता है। ये कोई भी राष्ट्र इस दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं है। इसीलिए संसाधन का, राष्ट्रीय संसाधन जो अवेलेबल है किसी देश के अंदर, जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में जो खनिज संसाधन है, उन संसाधनों का नियोजन होना चाहिए ताकि भारत है वो उन संसाधनों की दृष्टि से आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भरता एक राष्ट्र की आएगी जो दूसरे देशों से बहुत सारे जो संसाधन हैं वो आयात नहीं करने पड़ेंगे। इससे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता से यहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश का जीवन स्तर सुधरेगा, प्रत्येक व्यक्ति और परिवार के जीवन स्तर में सुधार आएगा, रोजगार के क्षेत्र जो अवसर है वो बहुत अधिक यानी कि पैदा होंगे। तो राष्ट्रीय जो निर्भरता है ये ज़रूरी है। इससे साथ साथ राष्ट्रीय निर्भरता कब होगी, जब संसाधन का संरक्षण होगा। प्रादेशिक निर्भरता है, एक राज्य दूसरे राज्य से बहुत सारे संसाधन हैं या कोई खनिज है उनको मंगवाया जाता है, तो प्रादेशिक निर्भरता है। एक राज्य के अंदर बहुत सारी वस्तुएं, संसाधन का यदि निर्माण होने लगे तो वो राज्य संपन्न बनेगा, उसकी अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, आर्थिक दृष्टि से उसका विकास होगा। क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता है, ये राष्ट्रीय योजना के प्लान के तहत होना चाहिए। और आज के युग में कोई भी देश यदि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की बात करें तो यानी आज के युग में कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर का दावा नहीं कर सकता है। वस्तुतः ये संभव भी नहीं है और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का सिद्धांत स्वतः ही उपादेय है। राष्ट्रीय संसाधन का ऐसा विकास होना चाहिए जो दूसरे देशों से कम पदार्थ है वो आयात करने पड़े। जैसे ही भारत है वो बहुत सारे संसाधन का विदेशों से आयात करना पड़ता है,
तो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता होनी जरूरी है। इंडिया को जैसे खनिज संसाधन या ईंधन खनिज है वो विदेशों से आयात करना पड़ता है, और जिसमें सर्वाधिक किसका आयात होता है? पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम पदार्थ का भारत में विदेशों से लगभग 80% आयात होता है। इससे खूब सारी पूंजी है भारत को विदेशी मुद्रा के हिसाब से देनी पड़ती है, और बढ़ती जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास से जो पेट्रोलियम पदार्थ की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। तो यदि भारत के पास में जो यहाँ पे जो भी संसाधन है या खनिज संसाधन, ईंधन खनिज है, जैसे राजस्थान में बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थ के बहुत सारे भंडार मिले हैं, लेकिन उसका उत्खनन नहीं हो रहा है, उसका उत्पादन नहीं हो रहा है। हमारे पास में इतनी तकनीकी नहीं है, पूंजी, बहुत सारी आधारभूत जो विकास है उनका अभाव है। इसकी वजह से इसका जो यानी कि उत्पादन नहीं हो रहा है। केवल क्या है, ज़्यादातर भंडार है, उत्पादन कम मात्रा में हो रहा है। यदि भारत है वो इसका उत्पादन करने लगे तो विदेशों से जो पेट्रोलियम आयात होता है वो कम होगी खपत, तो ये देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो प्रादेशिक आत्मनिर्भरता होने के लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। राष्ट्रीय आत्मनिर्भर बनने के लिए संसाधनों का संरक्षण होना भी जरूरी है। इसके साथ साथ प्रादेशिक जो आत्मनिर्भरता है, एक राज्य से दूसरे राज्यों का बहुत सारे संसाधन का आयात और निर्यात होता है। जैसे भारत में महाराष्ट्र या अन्य देश हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात, तमिलनाडु या दिल्ली, कोलकाता, इनसे बहुत सारे वस्तुओं का आयात है वो दूसरे राज्यों में होता है, क्योंकि उन राज्य के पास में इतने संसाधन नहीं है। जैसे राजस्थान है, भौगोलिक दृष्टि से तो राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ संसाधनों की क्या है, कमी है। संसाधनों की कमी है। तो संसाधनों की कमी के लिए राजस्थान को दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए उनके जो संसाधन है उनका संरक्षण समय समय पर करना जरूरी होता है। और क्षेत्रीय आत्मनिर्भर है। प्रादेशिक आत्मनिर्भरता होने से अन्य प्रदेशों पर निर्भरता कम होगी, और इस प्रकार यदि राष्ट्र के कुल प्रदेश अधिकाधिक आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो संरक्षण का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता में सहायक सिद्ध होती है। क्षेत्रीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता यानी सम्यक संतुलन अधिकाधिक विकास की दृष्टि में रखकर किया जाना चाहिए, न कि आत्मघाती प्रतिक्रियामूलक और निरर्थक राजनीति की चाल के रूप में। यानी जो संसाधनों का संरक्षण है, आत्मनिर्भरता है, वो क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता कहो, प्रादेशिक आत्मनिर्भरता कहो या राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता है, ये आत्मनिर्भरता यानी सम्यक संतुलित और अधिकाधिक विकास की दृष्टि को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। ऐसी नहीं है कि जो किसी क्षेत्र, राज्य के अंदर या देश के अंदर किसी एक पर्टिकुलर संसाधन का उत्पादन हो रहा है तो उसका अत्यधिक दोहन करें, ऐसा यानी नहीं होना चाहिए। आत्मघाती या प्रतिक्रियामूलक नहीं होना चाहिए। कोई भी क्षेत्रीय प्रादेशिक विकास राष्ट्रीय इकाई के प्रादेशिक संसाधनों की भौगोलिक वितरण और विशेषता तथा राष्ट्रीय समस्याओं और सुरक्षा आदि के परिप्रेक्ष्य में करने का यानी श्रेयस्कर है। और उदाहरण स्वरूप भारत के राष्ट्रीय विकास में राज्य प्रदेश में भारी और बड़े उद्योग खोलने की राजनीतिक स्वार्थी तत्वों के द्वारा की जाती है। यानी भारत में जो राष्ट्रीय विकास में बड़े पैमाने पर उद्योग, जो भारी उद्योग है,
उनको खोलने के पीछे बहुत सारे राजनीतिक स्वार्थी तत्व हावी हो जाते हैं, परंतु उक्त उद्योगों के विभिन्न कारकों की प्राप्ति कुछ क्षेत्रीय या प्रदेश में ही संभव है। तो अतः संपूर्ण राष्ट्र के हित में इसका विकास उन्हीं क्षेत्रों या प्रदेश में होना समुचित होता है कि जिस प्रदेश के अंदर, जैसे मान लीजिए लो ऐश का उत्पादन है वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में होता है, तो लो इस्पात का संयंत्र भी उसी क्षेत्रों में लगना चाहिए। सूती वस्त्र की मिल है, कपास उत्पादन क्षेत्रों में लगनी चाहिए, ताकि उसी क्षेत्र के अंदर जहाँ कच्चा माल अवेलेबल है उनका विकास होगा और वो ही राष्ट्र के लिए श्रेयस्कर होता है। संसाधन के संरक्षण का अगला जो नियम है उसमें बताया गया है कि संसाधन संरक्षण के लिए स्थानीय प्रशासन, प्रदेश, केंद्रीय सरकारों व नागरिक संगठन का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेला कोई क्षेत्र, व्यक्ति या प्रदेश संसाधनों का संरक्षण नहीं कर सकता है। इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से नागरिकों का सहयोग भी होना जरूरी है। साथ ही साथ प्रदेश की, क्षेत्र की, स्थानीय प्रशासन की, केंद्र सरकार के द्वारा भी विभिन्न योजना बना करके इसके लिए संरक्षण किया जाना चाहिए। संसाधन संरक्षण के लिए न केवल प्रशासन या प्रशासन के प्रत्येक यानी स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक या केंद्र सरकार के स्तर पर प्रत्युत सभी नागरिक संगठन, सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर की जागरूकता एवं सहयोग देना आवश्यक है। यानी संरक्षण के लिए न केवल प्रशासन ही जरूरी नहीं, बाकी स्थानीय या क्षेत्रीय, प्रादेशिक, केंद्र सरकारें, सारे नागरिक संगठन, सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर भी इसका जागरूकता और सहयोग देना आवश्यक है। शिक्षा प्रत्येक स्तर पर निजी एवं अन्य संसाधनों के संरक्षण सिद्धांत एवं आवश्यकता पर बल देती है। प्रत्येक निजी और अन्य संसाधनों के संरक्षण पर बल देती है। पूर्ण उत्तरदायी लाने के लिए आवश्यक अधिनियम पारित करना और उसे पूर्णता से लागू करना भी राष्ट्र के लिए श्रेयस्कर होता है। नेक्स्ट नियम है कि संसाधन यानी कि है जो जनसंख्या और संसाधनों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है वो होना जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या में बहुत सारी आवश्यकताएं बढ़ती है और उनकी पूर्ति इन प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही हो पाना संभव है। तो जनसंख्या सर्वप्रथम ही अपने आप में एक संसाधन है। अतः राष्ट्र के विकास के लिए निवासियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए समुचित सुविधाएं होना आवश्यक है, क्योंकि मानव ही अपने आप में बड़ा संसाधन है। मानव का जो ज्ञान है वो अपने आप में बड़ा संसाधन है। संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। मानव अपनी ज्ञान, बुद्धि, क्षमता और तकनीकी के माध्यम से जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, निष्क्रिय रूप से पड़े हैं, उसको गत्यात्मक और सक्रिय रूप प्रदान करता है और उसी को ही अपन संसाधन कहते हैं। तो इसके लिए जनसंख्या और प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए, उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक विकास के लिए समुचित संसाधनों की सुविधा होना जरूरी है, जिससे लोग शरीर और दिमाग से स्वस्थ रहकर अपना परिवार का, देश के कल्याण करते हुए उत्तरदायी नागरिक बने। क्योंकि संसाधनों के द्वारा यदि प्रत्येक नागरिक का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास होता है, तब उनके अंदर एक कल्याणकारी जो भावनाएं आती है देश के प्रति, परिवार के प्रति, और वो कल्याणकारी भावना संसाधनों के संरक्षण के लिए मददगार साबित होती है। संरक्षण सिद्धांत के संदर्भ में ये ज्ञातव्य है कि मनुष्य प्राकृतिक वातावरण से ही अपने को यानी निसंग एवं स्वतंत्र समझकर पशु पक्षियों की तरह अपने को मात्र विशेष परिस्थिति यानी कि विशेष परिस्थिति पर स्थित
स्थिति को समझ सकता है। और प्राकृतिक वातावरण न केवल संचित पदार्थ, प्रस्तुत सतत संसाधनों एवं संपूर्ण क्रियाशील पूंजी समझकर अन्य समुन्नति कल्याणपूर्ण पारिस्थितिकी की समुचित सक्रियता में ही निहित समझे। इस प्रकार संसाधनों के संरक्षण के लिए मानव की क्रियाशीलता, उसकी समुचित कल्याणपूर्ण पारिस्थितिकी जो सक्रियता है वो जरूरी है। पॉल स्पेर्स ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि मनुष्य ने इस पूंजी को उसके ब्याज से भी अपनी सभ्यता और संस्कृति के निर्माण किया है। यानी पॉल स्पर्स ने संसाधन संरक्षण के तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य ने ही इस पूंजी को धीरे धीरे मूलहास करते हुए अब उसके ब्याज से अपनी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण भी किया है। और साहती वनस्पति की विशेषताओं की भिन्नताओं को देखते हुए विभिन्न संसाधन हैं, जैसे मिट्टी है, वनस्पति है और जल है, इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। वनस्पति की विशेषताएं के अनुसार उनमें बहुत सारी भिन्नताएं मिलती है। अतः पेडाल्फर मिट्टी जो एक संसाधन है उसको अपन दो वर्गों में रख सकते हैं, वन प्रदेशीय मिट्टी और लंबी घास वाले प्रदेशों की मिट्टी, जिसको पेडोकोल मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी से तात्पर्य है कि वह मिट्टी जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में केशिका क्रिया के द्वारा चूना ऊपर आता है जिसमें कैल्शियम मिलता है। वनस्पति के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, छोटी घास वाली प्रदेशों की मिट्टी और अर्ध मरुस्थलीय मिट्टी। छोटे घास वाले प्रदेशों की मिट्टी में चूने की मात्रा उसकी सतह के नीचे पाई जाती है और बहुत प्रकार की यानी जैव विविधता है इससे कम भी होती है। तो यदि मिट्टी और वनस्पति के क्षेत्र में संसाधन के संरक्षण देखें तो उन संसाधनों का मिट्टी और वनस्पति में आपस में जो कोर रिलेशन है कि जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उस क्षेत्रों में उसी प्रकार की वनस्पति मिलती है। और उस यानी कि मिट्टी के अंदर जो पाए जाने वाले पोषक तत्व है उस पोषक तत्वों के अनुसार ही वहाँ वनस्पति का विकास होता है। जैसे छोटी घास वाली जो वनस्पति है वो ज़्यादातर कैल्शियम से युक्त मिट्टी है, वहाँ पर ज़्यादा मिलती है। और इन मिट्टियों को यदि वनस्पति के आधार पर अपन इसको दो वर्ग कर सकते हैं, एक पेडाल्फर और एक पेडोकोल। इन दोनों प्रकार की मिट्टी में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ दशाओं में सब जगह एक ही दशा में नहीं होती है। पदार्थों की विशेषता और मात्रा, मिट्टी की पार्श्विका यानी कि पार्श्विका की विशेषताओं के आधार पर मिट्टियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वनस्पति है, मिट्टी है, जल है या जो धरातल है, इन सभी का आपस में यानी कि अंतर संबंध पाया जाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिसमें संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले अपन मिट्टी जो एक प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण किस प्रकार का किया जाना चाहिए। वनस्पति के आधार पर उसको दो टाइप है, जो पेडाल्फर और पेडोकोल। इन क्षेत्रों में किन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है और इसकी क्या उपयोगिता है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। और भी मिट्टी के जो प्रकार है जो CSCS के अनुसार यानी वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भी मिट्टी का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इन सभी के आधार पर उन मिट्टियों का संरक्षण किस प्रकार होना चाहिए, इसके बारे में अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।